नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर हाजिर हुए और उन्होंने लगभग 30 मिनट के अपने भाषण में कई चीजें कही, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अब देश भर में टीका मुफ्त लगेगा और केंद्र सरकार टीके खरीदेगी और वो राज्य सरकारों को देगी और वो टीके लगाएंगे। आप जानते हैं कि इसको लेकर लंबा विवाद चल रहा है और केंद्र सरकार कटघरे में है, इसलिए ये एक बड़ा फैसला माना जा सकता है। लेकिन आखिरकार ये फैसला हुआ क्यों? ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं? उन्हें ये एहसास हो गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है कि ऐसा करने की जरूरत है, या ये कोई मजबूरी थी? हमने तमाम सोशल मीडिया और हमारे भी अभी मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से घेरेबंदी कर दी थी, 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया था, पूरी वैक्सीन पॉलिसी को उसने इस तरह से उसका पोस्टमार्टम कर दिया था कि सरकार हक्का बक्का थी और उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। उस पर दबाव चारों और भी तरफ से पड़ रहा था, राज्यों की तरफ से भी पड़ रहा था, जनता का दबाव भी पड़ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में भी जो टीका टिप्पणियां होने लगी थी मीडिया में, उसको लेकर भी वो चिंतित थी। तो ये साफ है कि ये दबाव में लिया गया एक कदम है, लेकिन क्या ये डैमेज कंट्रोल की एक एक्सरसाइज है? क्या ये इस एक्सरसाइज से वो जो आपराधिक लापरवाहियां मोदी सरकार से हुई हैं, क्या वो ढक जाएंगी, या राज्यों पर जिस तरह से उन्हें ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है उससे वो बच जाएंगे? क्योंकि मोदी समर्थक अक्सर बातचीत में, तर्क में राज्यों पर दोष डालकर केंद्र सरकार के दोष को कम करने की कोशिश करते रहे हैं। तो इसके अलावा और भी कई सवाल हैं कि ये घोषणा तो हो गई है, लेकिन वैक्सीन आएगी कहां से? क्योंकि वैक्सीन की जो प्लानिंग होनी थी वो तो कहीं अभी भी ठीक से दिख नहीं रही है। कैसे वैक्सीन आएंगी, कैसे राज्यों तक पहुंचेंगी और कब लगेंगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस घोषणा से जुड़े हुए हैं। सवाल और भी हैं। सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री आए ही थे तो उन्होंने किसी राहत पैकेज का ऐलान क्यों नहीं किया? उन्होंने रोजगार की बात क्यों नहीं की? उन्होंने महंगाई के बारे में क्यों बात नहीं की? उन्होंने उन परिवारों को सपोर्ट करने की बात क्यों नहीं की जिनके यहाँ कमाऊ मेंबर की मौत हो गई है? तो ये कुछ सवाल हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी है। बातचीत, चर्चा शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे झूठ जो प्रधानमंत्री ने, बड़े झूठ जो बोले हैं, उनका भी मैं खुलासा करता चलूं। उन्होंने कहा कि भारत में टीके आने में दशकों लग जाते थे, लेकिन हमारे मित्र हैं हरजिंदर, जिन्होंने ट्विटर पर कुछ जानकारी दी है, वो मैं शेयर करूंगा। वो बताते हैं कि जैसे पोलियो की वैक्सीन 1955 में विकसित हुई थी और उसका पहला इस्तेमाल 1961 में हिंदुस्तान में हुआ था। उस समय की दुनिया की आप कल्पना कीजिए, दशकों नहीं लगे थे। इसी तरह से एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन 1796 में खोजी थी और वो 1802 में भारत में आ गई थी और बच्चों को लगने लगे थे। तो दशकों की बात जो प्रधानमंत्री ने कही है वो झूठी है, लेकिन प्रधानमंत्री हम जानते हैं कि इस तरह की झूठे बातें अक्सर करते रहते हैं। अब मैं बहस को ओपन करता हूं, सीधे अपने मेहमानों का रुख करता हूं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, लगातार सरकार के कामकाज पर नजर रखे हुए हैं, वैक्सीन पॉलिसी की मीमांसा करते रहे हैं। हमारे साथ एनके सिंह जी हैं, शीतल सिंह जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विजय त्रिवेदी हैं, अशोक वानखेड़े हैं, रामदत्त त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करने के पहले एक छोटा सा निवेदन ये है कि चूंकि मेहमान भी आज ज्यादा हैं और बातचीत के इतने सारे पहलू हैं, इसलिए निवेदन ये है कि थोड़ा अगर संक्षेप में बातचीत करेंगे तो गति भी रहेगी और सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी। तो सबसे पहले मैं अशोक वानखेड़े जी आप पर आ रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जनता के विपक्ष के दबाव में ये कदम उठाने को मजबूर हुए, या उन्हें लग रहा है कि ये अब राजनीतिक लिहाज से जरूरी हो गया है? कई राज्यों में चुनाव है, अपनी पॉलिसी अगर ठीक नहीं की तो मैसेज गड़बड़ जा रहा है, या आपको लगता है कि सचमुच में उनको एहसास हुआ है कि ये चूक हो गई है? क्या कारण है? देखिए विजय, मुकेश जी, एक बात तो तय है कि हृदय परिवर्तन तो इस इंसान का हो नहीं सकता।
दूसरी बात है, ये गलती कभी अपनी मान नहीं सकते। तीसरी बात है, विदेशी मीडिया को ये कोई इज्जत नहीं करते। देश की मीडिया की कोई औकात नहीं है, तो विदेशी मीडिया की छोड़िए। विपक्ष को ये विपक्ष मानते नहीं, राज्यों को ये मूर्ख मानते हैं, जिनकी कोई तवज्जो नहीं है, जिनका कोई सुनवाई नहीं होती। यदि ये आज डिसीजन हुआ है और एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है, मैं सैल्यूट करता हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय को। मैं न्यायपालिका को फिर से एक बार साष्टांग दंडवत करता हूं कि उन्होंने वो सवाल उठाए जो इतने दिन से मीडिया उठा रहा था, इतने दिन से विपक्ष उठा रहा था और इतने दिन से लोग उठा रहे थे। लेकिन उस सवालों को ये मूर्खतापूर्ण सवाल करके साल को टालते गए। एक वैक्सीन 3 कीमतें क्यों? 35,000 करोड़ रुपए आपने बजट में निकाले, उसका खर्चा क्या है? और राज्य सरकार वैक्सीन क्यों खरीदे? ये 3 सवाल थे। जब ये 3 सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने उठाए तो पहले एक अफिडेविट आता है। वो अफिडेविट उन 3 सवालों का जवाब नहीं देता और एक नसीहत देता है सर्वोच्च न्यायालय को कि ये बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इसमें आप दखलंदाजी ना करें, क्योंकि इससे इसके रिप्लिकेशंस बहुत हो जाते हैं। लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय पहले वाला नहीं रहा, बहुत बदल गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, वो बेंच था, बेंच ने कहा आप ये मत समझिए, आप ही को समझ में आता है, समझ में हमको भी आता है। आप बताइए आपने अभी तक कितने ऑर्डर दिए, आपने कितने वैक्सीन कंपनियों को ऑर्डर दिए? और जब ये सवाल फिर से दोहराए गए, सरकार का हाथ पैर फैल गया, क्योंकि सरकार के पास 35,000 करोड़ का हिसाब नहीं है। सरकार को मालूम है कि उनके पास वैक्सीन 100 करोड़ डोजेज जो बोल रहे हैं दिसंबर तक, वो सब हवाई बातें हैं। उसके बाद सरकार ने आनंद फानंद में एक कंपनी जो तीसरे फेज में टेस्ट कर रही है, उसको 1500 करोड़ रुपए देके 30 करोड़ वैक्सीन बुक करने की बात कर रही है। सरकार बार बार कह रही है कि वैक्सीन आएगी। सवाल यह है कि अभी सर्वोच्च न्यायालय का केस खत्म नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय पूछ रही है वैक्सीन कहां से आएगी। एक स्पुतनिक छोड़ने के बाद कोई दूसरी विदेशी वैक्सीन नहीं है जो इंडिया में आपके पास आई है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक झूठ नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने 2-3 झूठ बोले। एक झूठ तो ये बोला कि मई से सेकंड लहर चालू हो गई। चालू तो अप्रैल मार्च से हो गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रकोप शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री को शायद तब ये देश देख नहीं रहे थे राज्य, क्योंकि उनका फोकस मात्र उन चुनावी राज्यों पे था, खासकर बंगाल में। इसलिए जब जैसे सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, तो ये चुनाव के अंधे को सब सिर्फ ये हरियाली वो बंगाल में दिख रही थी। बाकी राज्यों की तरफ जो हाहाकार मचा हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात में, वो दिख नहीं रहा था। एक झूठ वो बोला। दूसरा उन्होंने झूठ कहा कि राज्य हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हम खरीदना चाहते हैं। कोई राज्य खरीदने के लिए तैयार नहीं था। महाराष्ट्र ने सिर्फ इतनी बात कही थी, यदि आप वैक्सीन दे नहीं सकते तो कम से कम हमको परमिशन दे, हम कैसे जुगाड़ करेंगे। बस महाराष्ट्र की वो लाइन इन्होंने पकड़ ली। महाराष्ट्र ने 100-150 चीजें मांगी होगी, उसमें से सिर्फ जो अपने को छूट होती है वो मांगी, और उसके बाद कहा कि राज्य खरीदेंगे। क्या रणनीति थी? 25% राज्य खरीदेगी, 25% प्राइवेट सेक्टर खरीदेगी। आज भी इस नीति में क्लियरिटी नहीं है। हमारे देश में इनकम टैक्स देने वाले मात्र 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं। इसका मायने यह है कि 3-3.5 करोड़ लोगों के पास इतना इनकम है जिसपे वो टैक्स देते हैं। और ये कहते हैं कि 25% जो देश में पैदा होने वाली वैक्सीन है, जो मैन्युफैक्चरर वैक्सीन है, वो वैक्सीन जो है प्राइवेट सेक्टर को जाएगी, निजी क्षेत्र को जाएगी। तो निजी क्षेत्र को लेगा कौन? क्यों लेगा निजी क्षेत्र को? क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या राइट टू हेल्थ नहीं है? सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के बीच में फंस गई। सर्वोच्च न्यायालय से डर गई थी सरकार, क्योंकि ऑक्सीजन के मामले में जब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सीरियसली नहीं लिया, तो एक टास्क फोर्स गठित करके सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया ये काम भी हम करवा सकते हैं। सरकार को डर था कि सर्वोच्च न्यायालय एक नया टास्क फोर्स वैक्सीन के लिए नहीं खड़ा कर दे, और वो किरकिरी बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक प्यार मोहब्बत से समझाने का प्रयास किया आज प्रधानमंत्री ने कि राज्य आए, राज्य ने किया, राज्य नहीं कर पाए इंटरनेशनल मार्केट में, क्या करे, उनकी भी मजबूरी है, ऐसी नहीं मिलती। तो जब राज्य इंटरनेशनल टेंडर दे रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री आंख मूंद करके उनकी मजाक उड़ा रहे थे, देख रहे थे कि वो लेते कि नहीं लेते, या लोग मर रहे हैं बगैर वैक्सीन के, और वैक्सीन जब तक नहीं आएगी तब तक कोविड से निपटाया नहीं जाएगा। सरकार ने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया था, और जब इसकी सजा मिलने का समय आया तो तुरंत बैकफुट पे आ गई सरकार। शायद नरेंद्र मोदी को ऐसे कई मामलों में बैकफुट पे आना होगा, क्योंकि ऐसी गलतियां अक्सर वो करते आ रहे हैं 2014 से लेकर आज तक। जी जी, एनके सिंह जी, इस पूरे फैसले के लिए एक आधार प्रधानमंत्री ने तैयार किया अपने भाषण में कि कैसे राज्य सरकारों ने उनसे अधिकार मांग लिए, फिर गड़बड़ियां हुई और अंत में उनको प्रकट होना पड़ा कि अब तारणहार हम हैं, हम सब ठीक कर देंगे। ये राज्यों पर जो दोष मढ़ने का काम किया प्रधानमंत्री ने, वो कितना सही है? क्या वो तथ्यात्मक है? राज्यों ने गड़बड़ी की होंगी, राज्यों से लापरवाही हुई होंगी, राज्यों ने भी ठीक ढंग से काम नहीं किया होगा, ये मुमकिन है। हमारे राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी कोई बहुत
चाक चौबंद नहीं है, लेकिन ये जो आधार बनाया प्रधानमंत्री ने वो कितना जस्टिफाई लगता है? मैं जब अशोक जी बोल रहे थे तो AK-47 का बर्स्ट रेट कैलकुलेट कर रहा था कि 1 मिनट में कितने फायर ये बर्स्ट करता है। मुझे लगता है उससे 10 गुना रफ्तार में तो अशोक जी फायर बर्स्ट करते हैं। तो मैं उसको कैलकुलेट कर रहा था कि मैं कितनी चीजें नोट करूं। तो अशोक जी की एक चीज हमने पकड़ी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी गलत बोल रहे हैं। झूठ अगर हम ना भी कहें उनके सम्मान में तो इतना कह सकते हैं कि बेहद गलत और जानबूझ के गलत बोलना झूठ ही होता है। तमाम फैक्ट्स आज उन्होंने, मनमोहन सिंह का आप लेटर पढ़िए, 5 पॉइंट का लेटर। पहला पॉइंट, रिक्वेस्ट करता है केंद्र सरकार को कि आप जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए और राज्यों को बताइए कि आप उनको कितना कितना देने जा रहे हैं ताकि उसी हिसाब से वो प्लान कर सके। ये कहा था। इतना आप एक असत्य को लेके आते हैं और कहते राज्यों ने मांगा था। राज्यों ने किसान कानून भी मांगा था क्या? आपने उन्हीं के कहने से दे दिया। कितना बड़ा आपका दिल है कि राज्य जैसे ही कुछ मांगता है फटाक से दे देते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि कम से कम इस गरिमामय ओकेजन पे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। खैर, आभार है प्रधानमंत्री का कि देर से ही अगर कोई नेता अपनी गलत पॉलिसी को सुधार, ये अपने आप में एक बड़ा कलेजा चाहिए और मोदी जी ने वो किया। उसके पीछे दिक्कत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष था। आपके यहाँ इलेक्शंस आ रहे हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जो वैक्सीन का मैनेजमेंट था इस समय लगभग कोलैप्स कर चुका है। लिहाजा आपको ये सेंट्रलाइज परचेज की तरफ जाना ही था और दरअसल ये परचेज आपके इंपोर्ट से नहीं होने जा रहा है। सारे इंपोर्टर्स ने कह दिया है कि साहब हमें तो यूरोप की कंट्रीज ने पहले से ही बुक कर रखा है। 3 महीना हम पैक्ड है, उसके बाद का बताइए कब का ऑर्डर लेना है। लिहाजा अगले 3 महीने आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। कोविशील्ड का मालिक तो बैठा है वहां लंदन में। ऑगमेंटेशन फिर भी कुछ हुआ है, करीब 15% कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। तो इस समय 8.5 करोड़ के आसपास वो बना रहा है। इनका कोवैक्सीन है, वो भी कुछ रफ्तार पकड़ रहा है। हो सकता है कि जैसा दावा कर रहा है वो 8 करोड़ के आसपास बना ले, लेकिन आपको पर डे 1 करोड़ चाहिए। 8 करोड़ अगर आप जोड़ेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा और कोलैप्स, थर्ड वेव आपका सामने खड़ा है। अगले 5 महीने में थर्ड वेव आने जा रहा है। उस समय अगर आपने 70% वैक्सीनेशन नहीं किया तो ये भारत को खत्म कर देगा। इलेक्शन उसके बाद आपके सर पे रहेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यह एहसास भी हो गया कि एक ब्लंडर हो गया है। एक चीज जो आपके व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, इसमें मोदी को एक हौसला कैसे मिला। अभी 2 दिन पहले बायोटेक की एक कंपनी है, उसको इन्होंने 1500 करोड़ रुपए एडवांस में दिए हैं 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए। ये नया प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरे दुनिया में 4 टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। ये पहली और सबसे सस्ती और बेहद खूबसूरत है, जो कि बाई चांस इसको बनाया है अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है BCM, बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ये उस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, इजाद किया है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वायरस वेक्टर बेस पे नहीं है, बल्कि वायरस से सेग्रेगेट कर लेता है स्पाइक प्रोटीन, और स्पाइक प्रोटीन को लेके उसे कुछ प्रोसेस करके उसके जेनेटिक चेंजेस करके और वो बॉडी में डालता है। इसके कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है और ये 50 रुपए से कम में आपको एक वैक्सीन पड़ने जा रहा है। मोदी जी के आज की घोषणा के पीछे वो हकीकत है कि 30 करोड़ वैक्सीन वो हमें, जहां तक मेरा कैलकुलेशन है कि ये अगस्त एंड तक देने जा रहा है, अगस्त एंड और सितंबर बिगनिंग तक, ये उसके पीछे है। आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि फ्री वैक्सीन जो कि होनी ही चाहिए थी, आपने सिर्फ राज्यों को एक सबक सिखाने के लिए एक खुन्नस में आपने कर दिया, जो कि बड़े लीडर के लिए था नहीं। आज भी जो आपने आरोप लगाया है वो घटिया आरोप लगता है, वो सत्य से कतई परे है। जब 2025 मार्च को 2014 को मोदी जी आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय WHO ने कहा कि भारत पोलियो मुक्त हो गया। उसको भी छोड़िए, जब चेचक से मुक्त हुआ उस समय भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उसके अलावा जब 1997
में पहला पोलियो वैक्सीन जो मैक्सिमम लगा था 1997 में जनवरी में, वो 12 करोड़ 50 लाख वैक्सीन एक दिन में लगा था पोलियो का। उस समय गवर्नमेंट आपकी नहीं थी। उसके अगले साल भी जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब वो वैक्सीन गुजराल की सरकार थी और उस समय वो वैक्सीन लगी थी 13 करोड़ 40 लाख। पहले वाले में एक साल पहले 12 करोड़ 50 लाख और 13 करोड़ 40 लाख एक दिन में लगी थी। आप मोदी जी एक दिन में अभी तक आपका रिकॉर्ड 43 लाख का रहा है और आज एवरेज अगर आज तक का देखेंगे तो मुश्किल से 15 लाख का रहा है। इसलिए आपको कुछ सत्य ऐसा तो बोलिए कम से कम लोग ये समझे कि हमारा एक नेशनल नेता है। उसी तरह ये जो पुणे का इंस्टीट्यूट है जिसके आप वो कसीदे काट रहे हैं, एक तो वो जो वैक्सीन बना रहा है वो एस्ट्राजेनेका की है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, वो आपका नहीं है। आप जो कह रहे थे 2 वैक्सीन हमने दिए हैं, एक आपका है ही नहीं, दूर खाली वो बनाता है। फिर ये पुणे वाला जो है ये 1966 में आया था और उसी समय से दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से है, ये आपका एहसान नहीं है। दूसरा जो ये जो अभी देने जा रहे हैं बायोईटेक, ये 1953 में आया था। इसलिए आप गलत पे गलत, एक अच्छा लगा जब आप बोल रहे थे कि हम फ्री करने जा रहे हैं तो मन में आया कि चलो भाई हमारा नेता इतना संजीदा तो है कि कम से कम फ्री वैक्सीन जो कि जरूरत थी आज के देश की, और दुनिया में कोई भी अगर वेलफेयर पॉलिसी होगी तो इसके लिए सबसे बड़ा काम था कि फ्री में वैक्सीन लगवाया जाए ताकि ये देश बच सके, और वो भी थर्ड वेव आने जा रहा है। लिहाजा आपने उसको अपने घटिया पॉलिटिक्स में इस तरह से लपेट लिया कि आपकी गरिमा फिर एक बार चोटिल हो गई। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि आपने फ्री दिया, लेकिन आपने जो आरोप लगा के दिया वो मेरे ख्याल से आपके घटिया सोच का नतीजा है, इससे बचना चाहिए था। जी विनोद जी, मैं ये जो करेक्शन है, पॉलिसी का करेक्शन है या पॉलिटिकल ध्यान में लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्स करेक्शन है, क्या इसको किस तरह से देखेंगे? इसको राजनीति से जोड़ के देखेंगे कि अब ये जो अभी सिंह साहब ने भी कहा कि दबाव है, इतने राज्यों के चुनाव और यूपी का बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है, मैसेज गलत जा रहा है, इसलिए अब तो करना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए कोई भी फैसला जो होता है वो दबाव में ही होता है, चाहे जनता का दबाव हो, जुडिशरी का दबाव हो या सरकार नहीं, स्वविवेक से भी होता है, स्वविवेक से भी होता है, नहीं स्वविवेक से भी होता है। स्वविवेक के पीछे कोई ना कोई दबाव काम करता है, वो सोचता है कि शायद इसका ऐसा हो, उसके पीछे भी एक अचेतन दबाव होता है। तो दबाव तो होता है, समझ भी होती है, तभी जागृत होता है ना जब। हाँ, स्वविवेक तभी जागृत होता है जब लगता है कि इससे कोई गड़बड़ हो जाएगा तो कहीं नुकसान ना हो जाएगा, तो तब स्वविवेक जागृत होता है। तो अभी अशोक भाई ने और इनके सिंह साहब ने बहुत विस्तार से मोदी जी के जो किस तरह फैसला बदला और क्यों बदला और उनके भाषण में क्या क्या कमियां थी उस पर प्रकाश डाला, उसको मैं दोहराऊं, वो समय के जाया करना होगा। मैं ये एक दो बातें इसमें जोड़ूंगा कि पहली बात तो ये है कि देखिए ये पहली बार नहीं है, नोटबंदी के दौरान कितने फैसले बदले गए, आप देखिए कितने नियम बदले गए, रोज मतलब जो है एक नया नियम आ जाता था, जीएसटी में कितने नियम बदले गए। तो उसी तरह इसमें लॉकडाउन में आप देख लीजिए, लॉकडाउन में कितने नियम बदले गए और पहले वाले लॉकडाउन में उसी तरह इसमें भी पहले एक फैसला हुआ जो जनवरी तक जो उन्होंने कहा कि टीकाकरण जो है सरकार केंद्र सरकार कर रही थी, बाद में राज्यों ने हमसे कहा कि ये हमें करने दीजिए तो हमने उनको स्वतंत्र कर दिया। दरअसल वो सही नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। या विनोद जी एक मिनट, राज्यों ने ऐसा कहा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। गहलोत ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है, हमने तो शुरू से ये मांगा है। आप बताएं किस राज्य ने कहा है, किसने राज्य ने मांग की है? मैं उसमें कर दूं, राज्यों ने ये डिमांड की थी कि कैटेगराइजेशन कैसे करें, हम पहले किसको लगाना है और हेल्थ वर्कर के डेफिनेशन में, फ्रंटलाइन वर्कर के डेफिनेशन में और कौन कौन आएंगे, इसे हमें डिसाइड करने दीजिए। सिर्फ उन्होंने ये मांगा था, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि टीका हमसे खरीदवाइए। नहीं, राज्यों ने ये कहा था कि टीका हमको आप दे दीजिए, कैसे लगाना है ये हमारी जिम्मेदारी है और किस तरह से लगाना है। एक तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्यों ने कहा था, हमें दिया टीका, ये नहीं कहा था कि टीका हम खरीद के खुद लगाएंगे। तो वो जो है इसलिए जो है, और उसी लिए जब फाइजर के पास और मॉडर्ना के पास राज्य गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम राज्यों से डील नहीं करते, हम तो कंट्री से डील करते हैं। कोई भी इंटरनेशनल डील सीधे कोई राज्य से नहीं होती है। ये तो मोदी जी खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको ही पता है, तो प्रधानमंत्री हैं
कि कहीं सीधे राज्य से जो भी डील होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ही होती है। चाहे कोई राज्य भले ही अपने यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट लेना चाहे तो केंद्र सरकार के ही जरिए होता है। तो कुल मिलाकर के ये बात तो पहले से ही गड़बड़ थी। एक और चीज हुई जिस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं उसको बहुत बड़ा कारक तो नहीं मानता हूं, लेकिन जैसे कहते हैं गिलहरी का एक सहयोग था, वो भी एक कारण बन गया। हुआ ये कि कुछ राज्यों ने सर्टिफिकेट पे अपने फोटो लगाने शुरू कर दिए, मुख्यमंत्रियों ने, छत्तीसगढ़ ने, शायद बंगाल ने भी। उन्होंने कहा कि जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो हम अपना फोटो क्यों ना लगाएं। उन्होंने अपना ऐप अलग बना लिया और अपने फोटो लगाने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मामला भी आ गया ये कि अब अभी तक तो जब केंद्र सरकार के पैसे से टीका जा रहा है तो टीकाकरण के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का फोटो है, तो पूरे देश में जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखेगा। तो अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ के लोग भूपेश बघेल का चेहरा देख रहे हैं, झारखंड के लोग हेमंत सोरेन का चेहरा देखने लगे, बंगाल के लोग ममता बनर्जी का चेहरा देखने लगे, वो आंध्रा में जगन रेड्डी का चेहरा देखने लगे, राजस्थान में अशोक गहलोत का चेहरा देखने लगे, चंद्रशेखर राव का चेहरा तेलंगाना में देखने लगे, तमिलनाडु में स्टालिन का देखने लगे। तो फिर खाली भाजपा शासित राज्यों को छोड़ करके फिर मोदी जी का चेहरा कहाँ लोग देखेंगे। ये भी एक मतलब जो है आप इसको मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अवचेतन में अगर राजनीतिक निर्णय होता है तो ये भी एक कारण होता है इन सब चीजों के पीछे। रही बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी वैक्सीनेशन नीति को एकदम आर्बिट्ररी कहा और कहा कि बिल्कुल समझ से परे है, तार्किक है, और सारा हिसाब मांगा कि जो 35-36 हजार करोड़ का जो एलोकेशन किया गया था बजट में वैक्सीनेशन के लिए वो कहाँ है, उस पैसे अच्छा वो बताइए, वो सारा जो मांगा, तो वो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव, सबसे बड़ा दबाव सुप्रीम कोर्ट का पड़ा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने बताई है विपक्ष ने, लेकिन बड़ा दबाव होता है कि उस सरकार को जवाब देना है। तो इसके पहले अब सरकार ने, जब केंद्र सरकार ने फैसले ही बदल दिया, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि टीकाकरण केंद्र सरकार ही टीके खरीदेगी, वही करेगी, मुफ्त टीका बांटा जाएगा, 75% टीका जो है वो सरकारी अस्पतालों में जाएगा। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख में सरकार ये सारी चीजें बताएगी, साहब हमने ये कर दिया, ये है हमारी टीकाकरण नीति, तो आधार ही खत्म हो जाएगा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्तियां की थी। तो एक तो इससे मुक्ति मिली। दूसरा जो चुनाव वाला मामला है कि जब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठता है 5 राज्यों में कि भाई टीकाकरण की क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना का बचाव टीका, और टीका मिलेगा नहीं, टीका लगेगा नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, जाहिर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं पंजाब को छोड़ के जहां भाजपा का शासन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो टीके को लेकर कोई सवाल उठेगा तो राज्य और केंद्र दोनों में के ऊपर वो सवाल उठेगा, उसमें दूसरे दल जो है। तो इसलिए जो है ये भी एक मजबूरी है राजनीतिक कि सारी चीजों को केंद्र को निर्वाचित करता, नई नीति तय करता, और उन्होंने किया। एक काम जरूर उन्होंने अच्छा किया जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वो दबाव में किया गया हो, चाहे कि उन्होंने जो गरीबों का जो अनाज का जो है दिवाली तक जो बढ़ाया है, जो जी विनोद जी इस पर आते हैं, विनोद जी अभी इस मुद्दे पर आएंगे, इस मुद्दे पर आएंगे, अभी आएंगे इस मुद्दे पर हम जी ना, इसी पर आएंगे हम अभी। अभी जी बचेगा 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 ये एक अच्छा फैसला है उनका। जी विजय जी, वैक्सीन का सवाल अपनी जगह है, वो दबाव वगैरह वगैरह था, लेकिन ऑक्सीजन के मसले पर भी प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा स्पिन दे दिया। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़े पैमाने पर ये जरूरत पैदा हो गई, इस वजह से मैनेज करना मुश्किल हो गया, जबकि उनको पहले से वार्न किया जा चुका था। एक्सपर्ट कमेटी कह चुकी थी कि सेकेंड वेव में हमें बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, वो हरिद्वार के कुंभ को भी खा गए और इलेक्शन की भी चर्चा नहीं की, जिसको सबसे बड़ा माना जाता है ये जो कोरोना की दूसरी लहर फैलाने में योगदान रहा है। तो एक जो केस बिल्ड किया उन्होंने, उसमें कहीं आत्मनिरीक्षण की भावना नहीं है या आत्म संशोधन की भावना नहीं है, उसमें आरोपण है दूसरों पर और श्रेय लेने की एक प्रवृत्ति है। क्या कहेंगे? ये आज का जो मैं भाषण देख रहा था, उनका जो संबोधन है, तो मुझे लगता है उन्होंने खास तौर से वैक्सीन को लेकर जितना विवाद हो रहा है, जितना संकट हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए दिया। और उसका बड़ा कारण हमारे सारे विद्वत लोगों ने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिटीशन है और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा जवाब था सरकार के लिए, उसका सफाई देना मुश्किल काम था। दूसरा, राजनीतिक दबाव, और चुनाव तो खैर चलता है, चुनाव का उसका फायदा होगा नुकसान होगा, लेकिन वो दूर था। पहला कारण बड़ा था सुप्रीम कोर्ट का। आत्मनिरीक्षण हुआ कि नहीं हुआ, ये आत्मनिरीक्षण टेलीविजन पर बोलने की बात तो नहीं है, ठीक है, हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन
उन्होंने बहुत सारी चीजों को रिव्यू किया होगा कि किन किन चीजों की गड़बड़ियां हुई हैं, किन किन चीजों से परेशानियां हुई हैं, उन सबको सुधारने की एक कोशिश की गई है। इसको मैं तारीफ के तौर पे देखता हूं कि अगर कोई बदलाव कर रहा है तो वो बेहतर बात है, यदि वो संशोधन भी है, गलती का सुधार भी है, दबाव भी है, कोई भी कारण हो। लेकिन यदि वो हठ धर्मिता की बजाय, अभी तक हम लोग चिंता कर रहे थे या चर्चाएं किया करते थे कि प्रधानमंत्री हठ धर्मिता रखते, जो उन्होंने तय कर लिया वो कर लिया। यदि वो किसी भी कारण से इसमें बदलाव कर रहे हैं तो ये भी एक स्वागत वाली बात, पहली बात। दूसरा, एक बड़ा काम हुआ कि ये वैक्सीन जो पहले शुरू में ही फ्री हो जानी चाहिए थी, वो फ्री नहीं की गई थी, अब फ्री कर दी गई है। क्योंकि हम लोग पहले भी किया था, एनके सिंह साहब ने भी इस पर चर्चा की थी कि जब 35,000 करोड़ रुपए आपने अलॉट किए हैं तो वो वैक्सीन फ्री दी जानी चाहिए थी, और वो अब किया गया। ये एक बड़ा कारण था जिस पर सरकार ने काम किया और वैक्सीन को फ्री कर दिया गया। तीसरी बात, ऑक्सीजन को लेकर जो कोशिश हुई उसमें सरकार ने जो बात कही, प्रधानमंत्री जी की बात पर मैं गलत और झूठ बोलने की आदत मुझे नहीं है कि किसी पर कमेंट किया जाए, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर जितनी अफरा तफरी अचानक हुई वो किसी के भी संभलने की बात नहीं थी। उस पर पहले काम होना चाहिए था, इसमें कोई वो है ही नहीं बात, लेकिन वो नहीं हुआ, उस पर काम हुआ। अभी मुझे चिंता यह है कि क्या जो वैक्सीन का आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और सरकार की योजना की 200 करोड़ डोजेज जो है दिसंबर तक दी जाएगी, तो वो सवाल पहले भी उठाते रहे हैं हम लोग कि क्या वो वैक्सीन हमारे पास है। 1 करोड़ वैक्सीन आज से यदि देखे जाए दिसंबर तक 200 दिन करीबन बचते हैं, और वो 200 दिन भी पूरे नहीं बच रहे, तो वो क्या हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन हमारे पास है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि आपको राज्यों को बता दिया जाएगा कि आपको कितनी वैक्सीन मिलने वाली है, तो उस पर शोर नहीं किया जाए। तो एक्सरसाइज क्या सरकार ये कर रही है कि वो वैक्सीन को वहां पहुंचा रही है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है, 21 जून की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। एक छोटा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट मैं आपको इसमें जोड़ देता हूं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो है ही, डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के पहले सरसंघचालक है, उनकी पुण्यतिथि का भी दिन है। इसको जोड़ने की बात नहीं, मैं आपको केवल जानकारी के तौर पर बता रहा हूं। तो यदि 21 जून से भी ये योजना शुरू हो जाती है और 31 दिसंबर तक देश के लोगों को 80%, मान लीजिए 100% नहीं हो रहा, 60%, 70% भी हो रहा है, तो भी हम एक बड़े काम पर पहुंच पाएंगे। और यदि सरकार ने अपनी गलतियों से या राजनीति के सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी ये किया है, तो मैं समझता हूँ ठीक काम किया है, और उस पर भी यदि एग्जीक्यूशन हो तो उसको देखना चाहिए। अमित शाह जी को, गृह मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरे एग्जीक्यूशन प्लान को देखें। जी रामदत्त जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन शीतल जी से एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूं जो विजय त्रिवेदी जी ने उठाया है। हठधर्मिता नहीं दिखाई प्रधानमंत्री ने, अभी तक क्या चल रहा था? आज जब इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि वैक्सीन नहीं है, अगले 5-6 महीने में वैक्सीन का फ्लो नहीं होगा, अब तो तबाही ही तबाही है। चुनाव आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रोज बखिया उधेड़ रहा है, आपसे हिसाब मांग रहा है, तब ये हठधर्मिता टूटी है। ये कोई स्वाभाविक या कहना चाहिए कि सद्भावना के वजह से पैदा नहीं हुई है। कि क्या आप मानेंगे कि आज जब लहर उतर रही है तब प्रधानमंत्री टीवी पर आ रहे हैं, नमूदार हो रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले इस पे जो मेरी आपत्ति है वो सिंपल है और बहुत साधारण है कि प्रधानमंत्री 138 करोड़ के इस देश में प्रधानमंत्री है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फैसला कैबिनेट ने लिया, ये भी नहीं बताया कि क्या इसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोई राय ली गई थी। इस तरह के फैसले एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आबादी वाले देश में अगर एक व्यक्ति टीवी देख के और सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख के या सुप्रीम कोर्ट की नोटिस दे के ले रहा है, तो नंबर एक तो ये तरीका ही, मतलब इसको इधर ही खारिज किया जाना चाहिए, कोई तरीका नहीं। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि फैसला ऐसा ही उनके बोलने से और जैसा वो करते रहे हैं हर फैसले के मामले में, और लोग डरने भी लगे कि 8 बजे क्या बोल देंगे, 5 बजे क्या बोलेंगे, लोग डर रहे थे। जब ये आपका फैसला आ रहा था, लखनऊ में कुछ दूसरी बातें हो रही थी, क्योंकि लखनऊ के बारे में दूसरी बातें इधर 5-6 दिन चलाई गई जिनका पर्पस डाइवर्जन था, जो मैं आज आपसे बातचीत में कह रहा था, और ये बात में आप देखिए कि बिल्कुल वही था। ये इसमें से 3 पॉइंट मैं आपके इस डिबेट में रखना चाहता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हुई, क्योंकि ऑलरेडी AK-47 अशोक जी चला चुके हैं और कारपेट बॉम्बिंग एनके सिंह साहब ने कर दी है, हमारे सबके लिए कोई उसमें जगह वगैरह है नहीं, जो थोड़े बहुत पंचर थे विनोद जी जोड़ चुके हैं। ये 2 बातें। जो भट्ट साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में इस बेंच पे, उन्होंने पूछा था सीधे सीधे कि मुझे वो फाइल देखनी है इस कोर्ट में
जिसमें वो रेशनल लिखा हो कि 150 की वो वैक्सीन है, वो 400 में क्यों राज्य खरीदेंगे और 600 में क्यों प्राइवेट वो खरीदेंगे। मैं वो आर्गुमेंट समझना चाहता हूं जिसने सरकार को इस फैसले तक पहुंचाया। अब आप जानते ही, जैसा मैं पहले आपको बता चुका, कि फैसले कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद आर्गुमेंट लिखने वाले की खोपड़ी बजी होगी, कैसे उसने कागज फाइल भरी होगी, भगवान जानता है। कभी खुलेगा तो हमें आपको पता चलेगा, तो हम आप चौंकेंगे। दूसरी घटना, अभी जो 7 G7 की बैठक हुई, आपके देश में जिनको कोवैक्सीन लग रही है, अभी इसके 3rd स्टेज के ट्रायल के टेक्निकल रिजल्ट्स न WHO के पास है, न देश के पास है, न किसी के पास। उन सारे लोगों को, जिसमें प्रधानमंत्री भी घोषित तौर पर शामिल है, रियल क्या है वो जाने। जिनको कोवैक्सीन लगी है, इनमें से कोई आदमी दुनिया में कहीं यात्रा नहीं कर सकता। आज की तारीख में जब भी खुलेगी दुनिया, तो कोवैक्सीन लगा हुआ आदमी दुनिया में कहीं नहीं जा सकता। ये व्यवस्था है इस समय आज की तारीख में। तो ये सारे कारण अब क्वेश्चन हो रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे अटॉर्नी जनरल पहुंच जाते थे, सॉलिसिटर जनरल पहुंच जाते थे और लगभग मनमाने आदेश लेके आ रहे थे। थोड़ा सा क्वेश्चनिंग शुरू हुई, और जब क्वेश्चनिंग शुरू होगी तो इनके ज्यादातर काम ऐसे हैं जिनके मामले में वही सब है जो हमारे AK-47 और कारपेट बॉम्बिंग ने बताया। जी, रामदत्त जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पर भी थोड़ा बोलना चाहिए था कि ये वैक्सीन कहाँ से आ रही है? आपने ऐलान तो फिर कर दिया, आप तो पहले भी ऐलान कर चुके थे, उसके बाद एक क्राइसिस पूरे देश भर में पैदा हो गई थी वैक्सीन की। अभी भी कोई प्लान? सिंह साहब ने बताया कि कुछ व्यवस्था की खबरें आ रही, सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन देश को प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना था कि जब वैक्सीन है नहीं तो आप दोबारा मुफ्त वैक्सीन की बात जो कर रहे हैं वो कहां से आएगी, कब लगेगी हमको? इस बारे में चुप्पी थी। देखिए, एक तो आज का एक कार्टून है, उसका जिक्र करना चाहेंगे कि वो जैसे जैसे कोरोना की लहर ऊपर जा रही थी, दूसरी लहर, तो वो प्रधानमंत्री वो एक मेज के नीचे छिपे हैं और देख रहे हैं कि लहर किधर जा रही है। जैसे लहर डाउन होना शुरू हुई तो आगे टीवी के सामने खड़े हो गए। तो एक तो मंजुल का कार्टून है वो। जी जी, एक तो वो कार्टून है। दूसरा, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि एक और वायरस का, जब इंसेफेलाइटिस का मैं कवरेज कर रहा था गोरखपुर, और जापानी इंसेफेलाइटिस उसको कहते हैं, तो वहाँ बगल में कुशीनगर है, बहुत टूरिस्ट आते हैं, बुद्धिस्ट टूरिस्ट सब, जापान और सबसे। तो मेरे मन में आया कि भाई जरा वहां पता चले कि किसी जापानी टूरिस्ट को पकड़ के कि आखिर उन लोगों ने कैसे इसको टैकल किया। तो मैं गया एक होटल में, ढूंढ के किसी तरह से उससे कहा कि भाई जापानी टूरिस्ट मिला, मैंने उसको बताया। तो मैंने कहा कि भाई जापानी इंसेफेलाइटिस हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं। और जापानी इंसेफेलाइटिस, फिर मैंने उसे पूरा समझाया। तो उसने मुझे अपनी बाँह खोल के दिखाया, कहा look, we pay tax and our government in childhood vaccination। तो उसने मुझे ऐसे समझाया कि भाई हम टैक्स पेयर हैं और हमारे सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारे जो वैक्सीन है वो लगा देती है उनकी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जब आर्गुमेंट हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने और सब चीजों के अलावा फाइनेंस बात वहां भी गई कि भाई दो चीजें, कि भाई ये जो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भाई पॉलिसी मैटर और आप दखल मत दीजिए और आप होते कौन है। तो उन्होंने ये इसमें कहा था कि भाई देखिए, ये फंडामेंटल राइट का भी सवाल है, सिटीजन के राइट टू लाइफ का भी सवाल है, जो इसलिए हम इसको स्क्रूटनाइज करेंगे। और दूसरा मामला वही फंस गया था अंत में कि जब आप ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट आपके वित्त मंत्री ने कह दिया कि हम 37,000 करोड़ हमने रखा है पूरे देश के टीके के लिए, तो फिर आप उसमें हीला हवाली क्यों कर रहे हैं? आखिर जाहिर है कि वो गया कहाँ, ये भी एक स्क्रूटनी का सब्जेक्ट है, चाहे वो CAG भी करे। और दिक्कत वही है जो अभी शीतल कर रहे थे कि हमारे जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहे। सरकार पर कंट्रोल का काम, स्क्रूटनी का काम पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कर नहीं रही। भाई दुनिया भर के लोग वेबिनार कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जूम से कर रहे हैं, क्या पार्लियामेंट के सांसदों से बात नहीं कर सकती थी सरकार? मुख्यमंत्रियों से नहीं करते, तो कोई सिस्टम है नहीं। इनको मुझे लगा कि इनको अपनी लोकप्रियता का, क्योंकि बहुत सारी बंगलिंग हुई है। देखिए, एक छोटी चीज नहीं है खाली, आप ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ले लीजिए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन्होंने सेंट्रलाइज कर रखा, केंद्र सरकार जारी करती है। कितने बार बदला गया, आज ही आया है कि फिर बदला उन्होंने कि भाई अब आयरोएक्टिन को हटा दिया, कभी HC2 को हटा देते, कभी रेमडेसिविर को लाते, कभी। तो ये एकदम दिवालियापन है जिसको कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारे सिस्टम से काम नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जो डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं। आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फंड देने की बात कर रहे हैं,
कोई इनसे सवाल पूछे कि जो हमारी अपनी इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की, आप उनको फंड क्यों नहीं करते हैं रिसर्च के लिए? हम क्यों विदेश की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करें, हम या क्यों बाहर पे करें, चाहे ऑक्सफोर्ड की हो चाहे स्पुतनिक रूस की हो? तो वो भी तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये देखिए ये पहला वायरस नहीं है। अगर आप साइंटिस्ट को देखिए तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी वायरस की और बाढ़ आने वाली है, उसके और तमाम आने वाले हैं, जैसे जैसे ये डिफॉरेस्टेशन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी तो जाने कितने वायरस जो है वो बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, तो वो निकलेंगे। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर से ब्लंडर्स हुए हैं, क्योंकि वो किसी और पे थोप नहीं सकते, ना हेल्थ मिनिस्ट्री पे थोप सकते हैं, ना कैबिनेट पे थोप सकते हैं, ना साइंटिस्ट की गलती बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे जो उनकी लोकप्रियता बहुत गिर रही थी, मुझे लगता है उसको उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की है, कंट्रोल को। लेकिन बात वही आएगी कि आपने अनाउंस तो कर दिया मुफ्त लगेगी, लेकिन कब लगेगी, आएगी कहाँ से वैक्सीन? क्योंकि आपने समय पे ऑर्डर नहीं दिया, आपने समय पे बुक नहीं किया जो जब आपको करना था। और दूसरा जो आपने शुरू में कहा था, बस जरा सा मैं टच करूंगा 30 सेकंड में, कि वैक्सीन तो इम्पोर्टेंट है ही, सरकार को लगाना चाहिए, लेकिन केवल 200-400 रुपए 500 की वैक्सीन की बात नहीं। सवाल ये है कि इतने लोग, जब आप खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन चाहिए, तो पहली बात तो वैक्सीन कहाँ लगाते? इतनी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आपकी जीडीपी माइनस में जा रही है, लोग रोज खाएंगे पिएंगे क्या? तो आप नौकरियां कैसे बहाल होंगी, इकोनॉमी कैसे बहाल होगी? आपने इस पे तो देश को कुछ आश्वस्त किया ही नहीं, बिल्कुल नहीं किया। जी अशोक जी, एक और आप आज अमेरिका की इकोनॉमी वापस आ रही है, आप क्यों नहीं है? क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं स्टिमुलस देने के लिए? चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे और किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? जी, इस पर हम बात करेंगे। अशोक जी, एक और प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि भारतीय वैक्सीन के बारे में देश को गुमराह करने की कोशिश की गई। आज शुरू में कोवैक्सीन को लेकर प्रश्न उठे थे और वो वाजिब प्रश्न उठे थे, क्योंकि उसने अपने रिसर्च के वो ट्रायल के आंकड़े ही नहीं दिए थे, तो जाहिर है कि प्रश्न उठने थे। लेकिन जो सरकार और जिसके मंत्री कोरोनिल जैसी दवा की लॉन्च में उसको प्रचारित करते हो, गुमराह वो कर रही थी, या जो लोग प्रश्न कर रहे थे कि ये दवा सही है या नहीं, ये वैक्सीन के ट्रायल पूरे हुए कि नहीं, इनके आंकड़े दिए कि नहीं दिए, सबमिट किए गए कि नहीं किए गए, ये सरकार तोहमत दूसरों पर, प्रधानमंत्री तोहमत दूसरों पर लगा रहे हैं। उनकी सरकार किस तरह से गुमराह कर रही थी, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। देखिए, मैं सबको सुन रहा था और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को हम सब लोग समझ चुके हैं, फिर भी ऐसे सवाल क्यों उठते हैं? शीतल जी बहुत वरिष्ठ है, बड़े भाई हैं, हमसे हमारे मॉडल रह चुके हैं, रोल मॉडल रह चुके हैं। शीतल जी कहते हैं कि कोई कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ। शीतल जी, आज तक कैबिनेट ने डिसीजन कब लिया? सारा कैबिनेट तो वही खुद होते हैं। आपने मुकेश जी कहा कि इसमें स्व विवेक भी कुछ होता है, विवेक होता तो बात यहाँ तक नहीं आती। ये सारी चीजें जो है, जो हम बड़े बड़े शब्द ढूंढ के लाते हैं, इस इंसान के पास वो शब्द नहीं है। हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। बात हुई वैक्सीन की, उनका सीधा अटैक था कांग्रेस पे, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि इसको वैक्सीन को जो स्वदेशी वैक्सीन कहते हैं इसके में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम अभी WHO कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने विदेश में पढ़ने के लिए जाना है, उन्होंने ये वैक्सीन के दोनों डोज लिए। अब प्रॉब्लम है कि उनकी यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये वैक्सीन वैलिड नहीं है। भारत बायोटेक का प्रेस रिलीज कहता है कि सितंबर में है WHO में हम कागज जमा करेंगे। WHO सितंबर में कागज लेगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो वो सर्टिफिकेट देगा। तब तक आपने को ये जिन्होंने वैक्सीन ली है, विदेश जाना है तो दूसरी वैक्सीन ले क्या, ये डॉक्टर्स को पूछ रहे, तो डॉक्टर्स को भी कंफ्यूजन है कि ऑलरेडी यदि कोवैक्सीन की 2 डोज लगे हैं तो आप दूसरा वैक्सीन उनको दे सकते हैं क्या, कोई रिपरकेशन तो नहीं होंगे? हमारे यहाँ कंफ्यूजन बहुत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को बताया था तो वो बता रहे थे कि मैं कौन, तो वो बता रहा था कि नरश्रेष्ठ में मैं अर्जुन हूँ, पेड़ों में मैं पीपल हूँ। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, किसानों में मैं सर्वश्रेष्ठ किसान हूँ, वैज्ञानिकों में मैं सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हूँ, वैमानिक में मैं सर्वश्रेष्ठ वैमानिक हूँ, चाय वाला तो मैं हूं ही, वैक्सीन भी मैं ही बता देता हूँ, डॉक्टर भी मैं ही हूँ, वैक्सीन लेने वाला भी मैं ही हूँ, मेरे बारे में तय करने वाला भी मैं ही हूँ, जनता भी मैं ही हूँ। जब ये स्वयं कहेंगे तो कौन टिकेगा? अभी कह रहे थे त्रिपाठी जी की कोई अच्छे लोगों से इन्होंने ज्ञान लेना चाहिए। लोग थे, टास्क फोर्स के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने इस्तीफा दिया और ये बोल के दिया कि सरकार जिद करती है। सरकार के मायने क्या है? प्रधानमंत्री जिद करते हैं। और अभी भी मैं बता दूं आपको विनोद जी, ये सुप्रीम कोर्ट का केस खत्म नहीं हुआ। सिर्फ एक सवाल का जवाब आया है कि सरकार, केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदेगी, लेकिन अभी अलग अलग कीमतें क्यों?
ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब प्राइवेट सेक्टर किस रेट पे वैक्सीन लेगी, उसका रेट और आपका रेट अलग क्यों, इसका जवाब इनको देना है। दरअसल ये बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था देश में। मैं सर्वोच्च न्यायालय को इसीलिए दंडवत करता हूं कि उन्होंने इस स्कैम से बचाया। हजारों करोड़ों लाखों अरबों रुपए का स्कैम था ये। आप इमेजिन करिए, 150 रुपए में भी जो वैक्सीन प्रॉफिट देती है, वो जब 600 रुपए में बिकती और 300 रुपए में बिकती और लाखों करोड़ों में बिकती, तो क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था, किसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देना था। लोग कहते कि चुनाव की वजह से ऐसा किया। चुनाव से इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि चुनाव पे ही करना होता और चुनाव के पे ही एक्शन लेनी होती, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के जो 3 कानून है उसको वापस लेते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सूखा साफ जो हो रहा है वो किसान आंदोलन से हो रहा है। पंजाब में किसान आंदोलन है, हरियाणा में किसान आंदोलन है, राजस्थान में किसान आंदोलन है, और यह आंदोलन मात्र जाट बेल्ट तक नहीं सीमित हुआ। एक वरिष्ठ मंत्री ने मुझे कहा 182 कॉन्स्टिट्यूंसीज है इस देश में लोकसभा की, जहां किसान मायना रखता है और सभी किसान दुखी है। जो रास्ते पे नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि किसान रास्ते पे नहीं है। तो ना विवेक था, ना कुछ था। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक डर था। सर्वोच्च न्यायालय कल कहती कि हम आदेश देते हैं कि केंद्र सरकार ही खरीदे और 150 में ही खरीदे, तो जो ये आपने पहले जुगाड़ कर लिया था प्राइवेट सेक्टर और राज्यों से ज्यादा पैसे दिलवाने का, तो उनको लगा कम से कम 75% हम खरीदेंगे तो 25% तो कारपोरेट सेक्टर का जो प्रॉफिट है हम तो उनको दिलवा सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी सवाल पूछेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात और कही, हमको वो ऑर्डर बुक दिखाओ, वो ऑर्डर बुक दिखाओ जिसमें आपने ऑर्डर दिए हैं। आपके पास ऑर्डर बुक नहीं है। आप कहते कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है। और मैं सिंह साहब, क्योंकि सिंह साहब आंकड़ों के बारे में मैं कभी उनको बड़े बड़े गुरु है हमारे, तो कभी नहीं चैलेंज करता हूं। लेकिन मुझे लगता है जो कोर्बेक्स है, जो वैक्सीन अभी आ रही है, जिसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है, वो 30 करोड़ साल में बनाने की बात है। वो सितंबर से देना शुरू करेगी, तो आपके पास किसी भी हालत में 50 करोड़ के आसपास भी वैक्सीन दिसंबर तक नहीं आती। विदेशों की बात है तो हमारे पॉल साहब जो कह गए, पॉल साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हम मिड 20 से मतलब मई जून 2020 से विदेशी कंपनियों के लगातार संपर्क में है। ये संपर्क में थे और मई 2020 को इंग्लैंड ने ऑर्डर दे दिया। 2020 के अप्रैल जून तक सारे विश्व के कंट्रीज ने ऑर्डर दे चुके थे। हमारे लिए सिर्फ बातचीत कर रहे थे। वो बातचीत का दायरा इतना बड़ा हो गया कि अब विदेश मंत्री को जाके बैठना पड़ा। ये बार बार कहते हैं कि कोई भी विदेश की वैक्सीन हमारे यहां एग्री करेंगे, लेकिन सिवाय एक रशियन वैक्सीन की कोई वैक्सीन आज भी ये प्रधानमंत्री कह नहीं पाए कि ये वैक्सीन हमारे देश में आ रही है और हम कर रहे हैं। ये सब आंकड़े बोगस है और ये आंकड़े सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। ये केस खत्म नहीं हुआ है, अभी किरकिरी और बाकी है। लेकिन जब आदमी को मालूम है कि उसने गलती की और जब गलती का ठिकरा दूसरों पे फोड़ते हो, और अंत में मैं बोलूंगा, एक आज चुटकुला भी सुनाया प्रधानमंत्री, शायद आपका ख्याल नहीं गया। उन्होंने चुटकुला ये सुनाया कि जो कोविन करके हमारा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म से हम पूरे देश का टीकाकरण कर रहे हैं, उसकी पूरे विश्व में अप्रिशिएट हो रहा है। कई देश हमको मांग रहे हैं। तब देश के हर आदमी ने जिसने कोविन लॉगिन किया होगा वो ठहाका मार रहा होगा, क्योंकि कोविन जिस दिन 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी थी, उस दिन 15 मिनट में वो क्रैश हो गया था। और अभी यदि आपने कोविन रजिस्टर की तो आप जहां बैठे हो वहां से 200 किलोमीटर दूर तक आपको जगह मिलती है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप 200 किलोमीटर दूर जाके वैक्सीन लगवाइए। ये वस्तुस्थिति है कोविन की। लेकिन जब आपको महिमा मंडित करना होता है तो सारी गलतियों को महिमा मंडित करते। और आज का ये चुटकुला वाकई चुटकुला था। यदि आप उसको कोविन जिसने लॉगिन किया वो बता देगा कि विश्व के लोग कैसे कोविन मांगेंगे। जी सिंह साहब, आप लगातार वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री, जो सवाल मैंने अशोक जी से किया था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, कि वो आरोप लगा रहे कि गुमराह किया लोगों ने देश को। गुमराह वो लोग कर रहे थे जो कोरोनिल जैसी दवा को कोरोना का इलाज बता रहे थे, साथ में उनसे लॉन्च कर रहे थे। आयुर्वेदिक दवा है, इम्यूनिटी बढ़ाती होगी, वो उस तरह की बात हो सकती है, लेकिन उसको इस ढंग से पेश किया गया, मार्केट किया गया। वो तर्कशास्त्र में एक प्रक्रिया होती है सत्य सिद्ध करने के लिए कि आप कंक्लूजन से प्रमाइज की तरफ चलें। मोदी जी से सिर्फ ये पूछा जाए कि अच्छा चलो, जो लोग लगवाने आए हैं, जो गुमराह नहीं है, उनको टीके मिल गए क्या?
सिर्फ इसी को पूछ लिया जाए कि भाई बहुत लोग गुमराह नालायकों ने कर दिया, बहुत गलत किया, लेकिन जो लोग आए थे वो सेंटर में या जो इतने दिनों से कोविड पे ट्राई कर रहे हैं, उनको सबको टीके मिल रहे हैं? इतने टीके आपके यहाँ पैदा हो रहे हैं? इसी से पता लग जाएगा। जहां तक वैक्सीन हेजिटेंसी का सवाल है, दुनिया के हर, इवन अमेरिका में भी इनिशियल स्टेज पे रहती है। अमेरिका में भी थी, हमारे यहाँ भी थी। हमारे यहाँ तो हेल्थ वर्कर नहीं जा रहे थे लगवाने, लेकिन जब लगना शुरू हुआ तो आज कंट्री में कोलैप्स कर गया ये सिस्टम। तो पहला तो ये, और वैक्सीन हेजिटेंसी का मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि गांधी जी भी चेचक के वैक्सीन के खिलाफ थे। 1913 में उन्होंने लिखा था कि ये गाय के उससे लेके बनाया जाता है, तो ये हमारे धार्मिक उसको वायलेट करता है, इनिशिएट करता है। ये गांधी ने भी लिखा था। वैक्सीन हेजिटेंसी तो वहां भी थी, लेकिन नेहरू ने कभी नहीं कहा कि गांधी जी के चक्कर में वैक्सीन नहीं लगी। नेहरू पहले वो थे जो ये कहे कि भाई राजकुमारी अमृत कौर उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी, और पहला काम नेहरू ने किया, आईसीएमआर जो देख रहे हैं, ये नेहरू ने पहले ही शासन के पहले साल में बनवाया था, 1948-49 में बन गया था। दूसरा, राजकुमारी अमृत कौर ने ये वैक्सीनेशन के प्रोजेक्ट को लेके इमीडिएटली नेहरू के कहने से मैसिव प्लानिंग शुरू कर दी। पहला तो ये है। दूसरा तो ये है, मोदी जी जब वार की स्पीड ट्रंप शुरू कर रहा था, अप्रैल के महीने में उसने मैसिव फंडिंग कर दी थी टीकाकरण के लिए, रिसर्च करने के लिए, और उस फंड का मॉडर्ना और उसको नहीं मिला, सिर्फ उस फंड का एस्ट्राजेनिका को भी लाभ मिला। एस्ट्राजेनिका को भी उसने दिया, सिर्फ मॉडर्ना को नहीं दिया, सिर्फ फाइजर को नहीं दिया। दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके, दूसरे प्लेटफॉर्म में जो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म है, उस पे भी दिया। लिहाजा अच्छा, आप कहाँ थे वहां पे? आपने किसको फंड किया, जरा बता दीजिए। आपका कोई रिसर्च नहीं था। आप तो इंतजार कर रहे थे एस्ट्राजेनिका दे देगा हमारे सीरम वाले को, पुणे वाले को, तो ये बना देगा, हम बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आपका वो रिसर्च नहीं था। हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इनएक्टिव वायरस प्लेटफॉर्म पे कोवैक्सीन बना, ये इसमें तो साइंटिस्ट का हमारे कमाल हो सकता है। हालांकि अभी भी थर्ड उसकी रिपोर्ट वो डाटा नहीं दे रहे हैं WHO को। एक अजीब क्राइसिस हो गई है, और मोदी जी उसको लगवा चुके। मेरी तो चिंता मोदी जी को लेके हो रही है कि अभी तक उसका डिटेल नहीं आया है, और मोदी जी हमारे दोनों लगवा चुके हैं, इसलिए वो आप श्योर हैं कि वो लगा होगा, इंजेक्शन अंदर गया होगा? आप श्योर हैं? आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं, बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं कि लगा नहीं है, ऐसे ही हो गया है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ही लगाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कवर भी नहीं उठाया। जी, समय कम है, इसलिए ट्रेजेक्ट्री है उसमें। जो अभी आपने कहा ना कॉर्बेवैक्स के बारे में, जो आपने कहा, उसमें टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है, चूंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है। मैंने कहा ना कि 50 रुपए में वो बन जा रहा है और बेहद अच्छा है। लिहाजा उसके बारे में उम्मीद है कि दिसंबर से पहले तक ये काफी कुछ डिलीवर कर चुका होगा। ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी किसी का भी, आपने उसको भगा दिया पुणे वाले को, उसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन 20 करोड़ तक हो सकता था, लेकिन आपने उसको ऐसा चीफ मिनिस्टर ने हड़काया, आप लोगों ने हड़काया कि वो भाग गया। नतीजा ये है कि आपके पास वैक्सीन के लिए बिल्कुल जगह नहीं है कि आप इसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। फिर भी हम मान सकते हैं, आप सोचिए 150 टीके चाहिए, 150 डोजेस चाहिए, 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए, और लोगों से भी बात करनी, समय खत्म हो रहा है। 150 करोड़ डोजेस चाहिए, और ये आपको 6 महीने में लगाने हैं। आप सोचिए कैसे आप पॉसिबल है कि इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना वैक्सीनेशन कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी तक मोदी जी ने इसको क्लैरिफाई नहीं। जहां तक बाकी वेलफेयर का सवाल है, मेरे ख्याल से आज के लिए उन्होंने इतना ही कह दिया कि हम दिवाली तक अगर देंगे तो आपके पास इफरात अनाज है। किसानों ने गजब का पैदावार इस बार भी किया है। आप ताज्जुब करेंगे, इतिहास है कि इतना ज्यादा 310 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ है, जो अपने आप में अद्भुत है। तो मैं कह सकता हूं कि किसानों ने मोदी जी को बचा लिया है। अब ये मोदी जी की बारी है कि किसानों को बचाएं। जी विनोद जी, आपसे सवाल है, ये एक पक्ष है वैक्सीन, जो गड़बड़ियां हुई हैं कोरोना से निपटने में वो हैं, लेकिन जो कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं लोग, जिस पैमाने पर प्रभावित हुए हैं, उनको राहत का मामला अभी तक चुप्पी में है। पिछले साल जरूर एक आत्मनिर्भर राहत पैकेज घोषित किया गया था, और ये अनाज का वितरण वगैरह है, लेकिन और किसी तरह की राहत नहीं है। और इस बार तो बिल्कुल चुप्पी है।
इस पर क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री को कुछ तो बोलना चाहिए था? इस मोर्चे पर क्यों खामोशी? देखिए, सबसे बड़ी राहत तो देनी चाहिए कायदे से। जो पेट्रोल डीजल के दाम जो है हर तीसरे चौथे दिन बढ़ रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही विनोद जी। मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, अब आई जी जी अब आ रही आवाज मेरी? जी आ रही है। हाँ, देखिए, पहले तो पेट्रोल डीजल की जो रोज मार पड़ रही है एक आम आदमी पर, अभी तो लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं। जब निकलेंगे, गाड़ी चलाएंगे और जब जाएंगे मोटरसाइकिल लेकर के और 500 का नोट देंगे, वो 5 लीटर पेट्रोल डालेगा, तब उनको समझ में आएगा कि समस्या कितनी गंभीर हो गई है। तो पहली राहत तो वहीं मिलनी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी क्रूड ऑयल जो है 60, 65, 70 रुपए में है, $70 में है, और हमारे यहाँ 100 रुपए पर पहुंच गया। तो अब बाकी पैकेज तो उसके बाद की बात है। तो पहला तो यही, इसको ही, इसी सवाल को एड्रेस नहीं किया उन्होंने जो करना चाहिए। दूसरा, जो आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से, जो सेकंड फेज की वजह से, जो पहले ही इकोनॉमी बैठ चुकी थी, पुराने लॉकडाउन में तो पिछला बैकअप था तो लोगों ने काम चला लिया था और गाड़ी आगे, अब उम्मीद बन रही थी, धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही थी कि दूसरी वेव आ गई। अब उसको एड्रेस करने का कोई मैकेनिज्म, कोई अनाउंसमेंट, कोई आर्थिक पैकेज अभी तक कोई सरकार ने घोषणा नहीं की। आज उम्मीद मैं कर रहा था कि शायद आज भाषण में प्रधानमंत्री जी इसको एड्रेस करेंगे। एक चैनल पे मैं बैठा हुआ था, उसमें पूछा गया कि आज क्या होगा, तो मैंने कहा कि शायद आज इस पर भी कुछ बोलेंगे। और हो सकता है कि खासकर एसएमई सेक्टर जो है, जो सबसे बड़ा रोजगार देता है लोगों को, वो बिल्कुल ही बैठ चुका है, उसको एड्रेस नहीं किया। उसका कारण है कि सरकार के पास ही खजाना नहीं है भाई। सरकार, अभी आरबीआई से फिर उन्होंने पैसे लिए, तो सरकार के सामने तो ऐसा धर्म संकट है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, सिंह साहब मुझे ठीक करेंगे अगर मैंने कहीं गलत बोलूं, कि सरकार के खजाने का इतना बड़ा संकट है कि जीएसटी कलेक्शन आपका, चूंकि इकोनॉमी बैठी हुई है, ऐसे दुष्ट चक्र में आप फंसे हुए हैं, तो पैसे का एकमात्र सोर्स है एक्साइज पेट्रोल डीजल का, वो बढ़ाए जाओ। नहीं विनोद जी, इकोनॉमी को मैनेज करने की बात है, इकोनॉमी को मैनेज करने की बात है, रिसोर्सेज ढूंढने की बात है। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स 35% से 22% पर ले आएंगे तो जाहिर है कि आपके राजस्व सिकुड़ जाएगा। आपको ढूंढने पड़ेंगे ना तरीके। मुकेश जी, किसी भी सरकार की, मैं एक वाक्य में बात कहूंगा, सारे लोग समझ जाएंगे। किसी भी सरकार की आर्थिक प्राथमिकता का कैसी हो, इसका फैसला होता है उसका वित्त मंत्री कौन है। जी, और वित्त मंत्री खुद प्रधानमंत्री है। आप कुछ नहीं है कि पत्रकार वित्त मंत्री है, आप कुछ नहीं है इससे जी। अरे वित्त मंत्री भी खुद ही है भाई, वो तो हमारी अहम वित्त मंत्री, वो तो जेएनयू हमारी अहम डिफेंस मंत्री, अहम हेल्थ मंत्री भी थी। अरे भाई, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो हमारे जेएनयू में कंटेम्परेरी थी, हम लोग एक ही समय में थे। लेकिन उनके पति तो उनकी सारी आर्थिक नीतियों की आलोचना रोज करते रहते हैं। अब देखिए, उनके तो लेख आते हैं पूरी इकोनॉमी को लेकर। नहीं, फैसले तो पीएमओ से हो रहे हैं ना, शीतला रमन जी तो मोहर है जी। कहाँ फैसले होते हैं? वित्त मंत्रालय को पता भी होता है क्या हो रहा है जी। समय कम है विजय जी, क्या आपको लग रहा है ये ऐसा समय था? जी, आर्थिक नहीं है, राजनीतिक है जी, लेकिन इस समय देश की प्राथमिकताएं आर्थिक भी है। विजय जी, क्या आपको लगता है कि या तो अभी करना चाहिए था, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही कोई बड़ा पैकेज अनाउंस होगा, ऐसी कोई तैयारी चल रही होगी सरकार की? प्रधानमंत्री एक बार फिर शाम को 5 बजे या रात को 8 बजे टेलीविजन पर आएंगे और कुछ घोषणा करेंगे इस दिशा में? उम्मीद का मुझे पता नहीं। विनोद जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं राजनीतिक हैं, आर्थिक नहीं। मैं समझता हूँ राजनीतिक प्राथमिकता ही आर्थिक प्राथमिकता होनी चाहिए, समझे, किसी भी सरकार की, क्योंकि आर्थिक प्राथमिकताएं राजनीति के लाभ को आगे बढ़ाती है। और ये सब लोग उम्मीद कर रहे थे और हमें लग रहा था कि इस पर काम होना चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि ये आज उन्होंने भले ही वैक्सीन को फोकस करके, क्योंकि वैक्सीन को लेकर सरकार बहुत कटघरे में थी, बहुत सारा विवाद हुआ है, हालांकि उसका भी कोई रास्ता अभी मुझे बहुत विश्वास नहीं है कि ये किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगा, वैक्सीन का प्रोडक्शन क्या होगा, वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जल्दी ही, क्योंकि अगले जो चुनाव हैं फरवरी में, जो चुनाव होने वाले 5 राज्यों के, उनको ध्यान में रखते हुए भी कोई ना कोई जो है आर्थिक पैकेज पर घोषणा करेंगे। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी हुई है, महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, और लोगों का जिस तरह से पूरा का पूरा सेकेंड वेव के बाद नुकसान हुआ है, उसका बिना सरकार के पैकेज, और बार बार बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार नोट छाप कर ही बांट दे,
तो वो क्या करना है सरकार को, ये तो वो सरकार जानती है, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री और सरकार इस पर फैसला करेगी। वित्त मंत्री जी ने तो वैसे कह ही दिया है विनोद जी की चिंता पे कि भाई पेट्रोल जो है हमारे बस में नहीं है, तो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो वो जैसे तय होगा वैसे तय होगा। तो सरकार के फैसले जो कंट्रोल में है उन सब पर सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी को जल्दी कोई पैकेज पर आना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। पहला तथाकथित 20 लाख का पैकेज, तथाकथित पहला लहर का 20 लाख का पैकेज, वही अभी बटा नहीं पूरा। आप अभी पहले तो बटने दीजिए, पहला बटेगा रामदत्त जी, कंट्रोल में है। रामदत्त जी, पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आकर टिक गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की डिमांड होगी तो केंद्र सरकार ये करेगी, उत्तर प्रदेश में ये करना है तो ये सरकार करेगी और नहीं करेगी। ये पूरा खेल चुनाव का हो गया है। तो ये सरकार चुनाव से प्रेरित और संचालित है। देखिए, ये तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी की सारी प्राथमिकता सत्ता में बने रहने की है, और इसीलिए वो देखिए इतना लंबा प्लान कर रहे हैं, अंडरग्राउंड नया बंगला बनवा रहे हैं। तो वो तो जाहिर है कि, और यूपी अगर हारते हैं, अगर यूपी नहीं रहता है तो जाहिर है कि 2024 बहुत खतरा होगा। लेकिन मैं विजय त्रिवेदी जी की बात से सहमत हूँ कि देखिए अगर आर्थिक खुशहाली नहीं होगी तो इससे आपकी पॉलिटिक्स खराब होगी। आप चाहे इंदिरा जी का उदाहरण देख लीजिए, 71 में इतना बहुमत से आया था बांग्लादेश जीतने के बाद, लेकिन 73 तक आते आते जब अर्थव्यवस्था खराब हुई तो क्या हाल हुआ था। और भी आप चाहें तो कई देशों के पॉलिटिकल सिस्टम एकदम लोगों ने पलट दिए। आप नेपाल देख लीजिए खुशहाली का, और सोवियत रूस क्यों टूटा वो भी देख लीजिए। तो किसी भी सरकार की खुशहाली प्राथमिकता होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को, ये सरकार को ये देखना चाहिए। और देखिए जानकार ये कहते हैं कि बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार, तमाम तरह के टेस्ट जो है वो पड़े हुए हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। अगर कोई उसको जाके पता करे तो इनको इस्तेमाल का सहूर नहीं है, पता ही नहीं है कि भाई क्या है और कहाँ कहाँ संसाधन पड़े हुए हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैसा अगर ये देंगे, देखिए पैसा इनको किसी न किसी बहाने, कम से कम रूरल इकोनॉमी में जितने लोग शहर से भाग के गए हैं गांव, इनको गांव में किसी न किसी तरह से काम पैदा करके देना चाहिए। और लोग जब जाएंगे बाजार में खरीदेंगे तो आपका टैक्स भी वापस आ जाएगा। तो इसका कोई, और छोटे उद्योगों को देना चाहिए, जैसे भी राहत दे, कुटीर उद्योगों को देना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ इंडस्ट्री तो फायदे में है, चाहे वो आप कंप्यूटर वाली ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ले लीजिए, कम्युनिकेशन ले लीजिए, लेकिन बाकी तो फार्मा ले लीजिए, लेकिन बहुत सारे हैं तो एकदम तबाह हो गए ना। तो इनको देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं और लोगों का लोग भूखे रहते हैं या मतलब आर्थिक तबाही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी राजनीति है। जी शीतल जी, 2 मिनट बचे हैं। इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है मिल रहा है राज्यों में, अरे विनोद जी गलत बात। देश की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, स्टॉक मार्केट रोज उछल रहा है, कैपिटलाइजेशन उछल रहा है, और हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज बहुत आ रहा है। ये 2 आंकड़ों पे लगातार सरकार खेल रही है, इसी पे खेल रही है सरकार। हमारा देश यूनियन ऑफ, नहीं 1 मिनट बचा है शीतल जी, अलग-अलग राज्यों का शीतल जी, ये मामला संसाधनों का है कि इच्छा शक्ति का है, प्राथमिकताओं का है। जहां आपको मदद करनी है आप उसका इंतजाम कर सकते हैं। सहूर का भी है, सहूर भी होना चाहिए उसका। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, सिर्फ एक आंकड़ा आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अभी तक 22-23 करोड़ की आबादी में कुल 36 लाख लोगों को डबल डोज लगी, कुल 36 लाख। अब आप अपने कार्यक्रम समेट लें, अब उससे आगे तो क्या कहा जाए, उसमें हम भी शामिल हैं। हाँ, लेकिन मेरा सवाल तो अपनी जगह पर है ही कि वो जो प्रभावित लोग हैं उनका क्या होगा। चलिए, ये एक बहस में सब कुछ समेटना मुश्किल है, लेकिन उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि बाकी मोर्चों पर ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या राजनीतिक कंपल्सन जब तक नहीं आएंगे तब तक वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वहां घेरेबंदी नहीं होगी, कोई उठकर खड़ा नहीं हो जाएगा और पूछने नहीं लगेगा कि आपने क्या किया इनके लिए, तब तक क्या सरकार हिलेगी डुलेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, बहुत ही दिलचस्प और जानकारी परक चर्चा रही। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। धन्यवाद।